सॉल्यूशन पता लगाने की कोशिश करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके हम किसकी क्या निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस, ठीक है ना। मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ये बात सबको क्लियर है ना। याद है अगर हमारे पास कोई ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन हो जिसको हम अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसा सिचुएशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जिसको ड्रॉ करने पर क्या दिखाई देना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जैसा सिचुएशन आनी चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कई सारे लीनियर इक्वेशन एक साथ, मोर देन वन, है ना। एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन का कोई सेंस बनता नहीं है ना। जब एक से अधिक दो हो या तीन हो तो आप जानते हो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट जो कि सभी के सभी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। एम आई क्लियर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 5 और एक लिख दिया 2x प्लस y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 10। ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, ये तो समझ गए ना लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे अगर मैं कोऑर्डिनेट पकड़ूं 5,0 तो आप देख सकते हो 5,0 जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 डालो और y की वैल्यू 0 डालो, देखो 5 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 5 डालो, 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 और y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 डालो, 10 plus 0 is भी 10। तो आप देख सकते हो 5,0 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो कि इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो 5,0 इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर क्लास 10th में याद हो, है ना, तो आपको याद होगा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, 4-5 मेथड हमने उस दौरान 4 ही मेथड किए थे हमारे सिलेबस में का, ठीक है ना। एक नया मेथड की तरफ हम अब मूव कर रहे हैं, वो है विद द हेल्प ऑफ क्या बताओ, समझ गए होंगे, डिटरमिनेंट का यूज करके हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। एक इक्वेशन ये होगा, आप ये समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन इन क्या है बताओ, 3 है, 3 वेरिएबल है ना, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल और एक z वेरिएबल है। अच्छा ये बात भी सबको पता है अगर हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं हमको उतना डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास होना कंपलसरी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? हम आप ये चीज पढ़ चुके, मैथमेटिकल बेसिक फंडामेंटल है कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे एटलीस्ट हमें उतने डिफरेंट इक्वेशन हर हाल में चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन हमने एक लिया है तो एटलीस्ट हमारे पास 3 इक्वेशन जरूर होंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो एक दूसरा इक्वेशन दिया है, मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू मान लीजिए d2 है। और एक तीसरा इक्वेशन दिया है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू ले लीजिए d3, ठीक है। तो ये आपके पास 3 अलग अलग इक्वेशन हो गया है और आपके पास वेरिएबल भी कितना है, 3 है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप जानते हो, है ना। आप एलिमिनेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं स्पेसिफिकली डिटरमिनेंट यूज करेंगे और देख पाएंगे आप बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। उसके पहले कुछ चीजें हम इसके बारे में जानकारी दे दें। आप जानते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब क्लास 10 में पढ़े थे तो आपको पता है अगर हम दो इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास 3 तरीके का सिचुएशन आ सकता है, याद है किसी को? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, यानी कि एक ही मात्र सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ओवरलैपिंग सिचुएशन हो जाए, यानी कि हमारे पास जो दो लाइन बने वो एक दूसरे के ऊपर ही बन जाए फोटो बनाने पर, इमेज बनाने पर, ग्राफ बनाने पर, एम आई क्लियर। तो ये कौन सा सिचुएशन कहलाएगा पता है?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, है कि नहीं? एक यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया। और एक तीसरा सिचुएशन भी हो सकता है, वो जानते हो क्या, कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ही ना, एक दूसरे से दूर दूर से निकल जाए, और उसको हम बोलते थे नो सॉल्यूशन का केस। एम आई क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जानते हो तीन तरीके के सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कह लीजिए वन सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? दूसरा हमारे पास आता है, क्या बताइए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस आता है, और तीसरा आता है क्या, नो सॉल्यूशन का केस। ये तीन के अलावा चौथा कोई हमारे पास सॉल्यूशन होगा नहीं, ये तीन ही किस्म के सॉल्यूशन होता है। और इसमें भी आपको पता होगा, चाहे एक सॉल्यूशन आए, चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन आ भर जाए, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। याद आया? कंसिस्टेंट इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन आना बस चाहिए, चाहे एक ही आए, चाहे इनफाइनाइटली मेनी आए। इन दोनों को कौन से कैटेगरी में हम डालेंगे, कंसिस्टेंट में, है ना। और आप जानते हो ये कौन सा केस हुआ, इनकंसिस्टेंस का केस हुआ। एम आई क्लियर? तो सॉल्यूशन आना भर चाहिए, चाहे एक आए, चाहे इनफाइनाइट मेनी आए, हम उसको डालेंगे किसमें, कंसिस्टेंस के केस बताया करेंगे उस इन इक्वेशंस को आपस में। और अगर नो सॉल्यूशन का केस है, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंस का केस। एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें एक स्पेशल केस ये है, आप देख सकते हो ए, बी और सी जो है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है। कितने लोग समझ रहे हो? जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, उसको हम उस वेरिएबल का क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। एम आई क्लियर? तो ए से हमने क्या डिनोट किया है, एक्स का कोएफिशिएंट, बी से डिनोट किया है वाई का कोएफिशिएंट, एंड सी से डिनोट किया है किसका, जेड का कोएफिशिएंट। एम आई क्लियर? तो जो d1, d2, d3 लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट नंबर है ना। अब इसमें एक कैटेगरी होता है, उसको ध्यान रखिए। अगर इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने हो, और अगर मान लीजिए d1 बराबर d2 बराबर d3, और ये तीनों इक्वल हो किसके, 0 के, तो इस तरीके के सिचुएशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एम आई क्लियर? अगर आपके सभी कांस्टेंट टर्म क्या हो, 0 हो, तो ये किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एम आई क्लियर? और अगर ये नॉन जीरो होते हैं, अगर ये क्या होता है, तीनों के तीनों का 0 नहीं होता है, कोई एक 0 हो जाए चल जाएगा, अगर सारे के सारे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बताइए, नॉन होमोजेनियस। समझ गए ना? अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट दिस, एम आई क्लियर, तो उसको हम कौन सा केस पढ़ा करते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। सबको क्लियर है? जिसको इसको समझ में आ गया तेजी से हाथ उठाना जरा। सभी को क्लियर हो गया ना, पक्का? ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस। और अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा कुछ भी और, इसके अलावा कोई और कंडीशन, उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस का सिचुएशन। ठीक है ना? अब हम सीखने जा रहे हैं स्पेसिफिक टाइप का, आज के लेक्चर हमारे स्पेसिफिक है, वो है हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डील करने जा रहे हैं। एम आई क्लियर? इसको डील करने जा रहे हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है ना? पक्का? यहां तक सबको समझ में आ गया, नोट कर लिए, है ना? तो चलिए एक सबसे सिंपलेस्ट केस को हम डील करते हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ चुके हो ना क्लास 10th में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है ना? देखिए, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दिमाग चलाना, वो देखने में कुछ ऐसा होगा, a1x plus b1y is equal to, let's say, d1 कह दो, c1 कह दो, whatever you can say, let's say abc है। एक मान लो a2x b2y is equal to हो जाएगा c।
है ना। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब डिटरमिनेंट की मदद से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको मैं सीधा बता देता हूं, उसके बाद मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसी तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा, इस केस में आपको जितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो हमको डिटरमिनेंट 3 चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा, 3। जितने हमारे पास वेरिएबल है उससे एक डिटरमिनेंट ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारे पास 3 डिटरमिनेंट होंगे। एक डिटरमिनेंट हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, है ना। एक दूसरा डिटरमिनेंट हम बनाएंगे जिसको हम d1 बोलेंगे, और एक तीसरा डिटरमिनेंट हम बनाएंगे जिसको हम d2 बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो डिटरमिनेंट कैसे बनेंगे। पहला डिटरमिनेंट आप बनाएंगे सिर्फ एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का, किसका, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का। तो कौन कौन हो गया, a1 a2 b1 b2। कितने लोग समझ गए हो। तो पहला डिटरमिनेंट जिसको हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है वो किन चीजों का डिटरमिनेंट बनाया हूं मैंने, उसके एलिमेंट्स किसको सेलेक्ट किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो आपके वेरिएबल के कोएफिशिएंट था a1 a2 b1 एंड b2। अगला जो d1 आप बनाएंगे इसमें आप पहले वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बदले में कांस्टेंट वाले को डालेंगे। एम आई क्लियर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट यानी कि x के कोएफिशिएंट की जगह पे आप क्या डालेंगे, कांस्टेंट नंबर यानी c1 c2, और दूसरे वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देंगे b1 b2। क्या मेरी बात समझ में आया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड डिटरमिनेंट जो हम बना रहे हैं उसमें हमने x वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को गायब कर दिया है और उसके प्लेस में हमने क्या डाल दिया, कांस्टेंट नंबर। और इसी प्रकार से जो दूसरा डिटरमिनेंट बनाओगे इसमें पहले वाले कोएफिशिएंट को रहने दो और y वाले कोएफिशिएंट की जगह पे आप क्या डाल दो, कांस्टेंट नंबर यानी कि c1 एंड c2। समझ में आई बात, c1 एंड c2। अब देखिए जो x का वैल्यू होगा वो आप समझ लीजिए बड़ा आसान होने वाला है। सिंपली आपको d1 by d कर देना है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द x, है ना। और y के लिए आप खुद ही समझ गए होंगे हमें क्या करने की जरूरत है, d2 by d। सबको ध्यान रहेगा। ये कैसे आया वो बात की बात है, क्या करना है, क्या सबको स्टेप्स क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, लिखने के बाद आप एक जितने वेरिएबल है उससे एक डिटरमिनेंट ज्यादा बनाए, कुल 3 डिटरमिनेंट बनाए, d1 d2 कुल 3 डिटरमिनेंट है। उसमें से जो मेरा पहला डिटरमिनेंट है वो सिर्फ कोएफिशिएंट्स का है। दूसरा डिटरमिनेंट जो है उसमें मैंने पहला वेरिएबल के कोएफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट नंबर्स को डाला है और दूसरे वाले वेरिएबल के एज इट इज हमने कोएफिशिएंट को लिख दिया है। दूसरे वाले में हमने पहले वाले वेरिएबल का हमने कोएफिशिएंट लिख दिया है और दूसरे वाले की जगह पे हमने कांस्टेंट डाल दिया है। सिंपली आप समझ गए होंगे x कैसे निकलेगा, वो वाला डिटरमिनेंट जिसमें से आपने x का कोएफिशिएंट गायब किया था ना, इस डिटरमिनेंट से आपने x का कोएफिशिएंट गायब किया था तो x निकालने का तरीका वही होगा, जिस वाले डिटरमिनेंट से आपने x का कोएफिशिएंट गायब किया है दैट डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ टेकिंग ओनली द कोएफिशिएंट्स एंड y इज इक्वल टू, आपको उस वाले डिटरमिनेंट को कंसीडर करना है जिसमें आपने y के कोएफिशिएंट्स को गायब करके डिटरमिनेंट बनाया था। एम आई क्लियर, पक्का। अब देख लो ये तो करना है सर, सवाल ये आता सर ये हुआ कैसे, तो देख लो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, देखना ध्यान से। ये बताओ, ध्यान से देखना, जो हमने कैपिटल D लिया है वो हमने इसको कंसीडर किया है a1 a2 b1 b2, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा, तो बताना xd इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा x इंटू a1 a2 b1 b2। अगर आपको लॉजिक याद हो, ये जो यहाँ बाहर जो नंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता है डिटरमिनेंट का, मैट्रिक्स में अलग होता है। मैट्रिक्स में यहाँ पे सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता था, याद है। पर डिटरमिनेंट में किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, याद आया। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क है। तो मैं इस x को भेज दे रहा हूं अंदर और पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यानी कि मैं ये लिख रहा हूं, देखना xd = मैं लिखना पसंद करूंगा a1 x a2 x
B1 एंड B2। क्या यहाँ तक सबको समझ में? हाथ उठाओ जरा। मैंने सिंपली x को उठाया और पहले वाले कॉलम के एलिमेंट से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। मैं ये करने जा रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट प्लस y टाइम ऑफ कॉलम सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हो? मैं एक कॉलम ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और ये जानते, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना? पर्टिकुलर एक कॉलम को हम एक कॉलम के किसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम प्लस कर सकते हैं। तो बताओ xd बराबर क्या बनेगा? तो आप देखो a1 x प्लस क्या बनेगा बताओ? y इंटू b1 और इधर बनेगा a2x y प्लस b2 और इस कॉलम को हमने हाथ नहीं लगाया। कितने लोग यहाँ तक एग्री करते हो? हाथ उठाने देते हैं इसे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है देख रहे हो, क्या मैं इसके जगह पे c1 लिख सकता हूँ? जो इक्वेशन दिया हुआ था यही तो दिया था, a1x plus b1y is equal to c1, राइट? और a2x plus b2y बराबर c2। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको कहाँ लिखूं? इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये काम हो गया है। तो बताइए, हम यहाँ लिख रहे हैं xd बराबर क्या लिख सकते हो? बताना जरा। c1 c2 b1 b2। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? और इसी को हमने क्या माना था? याद है d1? इसी को तो d1 माने थे, अभी लिखे होगे आप अपने नोट्स में, है ना? तो यहाँ से क्या पता चलता है? xd is equal to what? d1. This implies that what? x is equal to d1 by d। क्या सबको समझ में आया? पक्का? तो इसीलिए मैंने x का वैल्यू इतना लिखा हुआ था, आपको बता दिया ऐसे करना। क्यों कर सकते हैं उसके आपको ये प्रूफ बता दिया। मेरे को लगता है दूसरा वाला प्रूफ आप खुद ही कर सकते हो, ये कर सकते हो, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। हम यहाँ पे xd की जगह पे क्या निकालेंगे? yd। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? y। अब पिछले बार हमने जानबूझ के इससे मल्टीप्लाई किया था, अब की बार मैं सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो हमको कैसा दिखाई देगा? b1y b2y और यहाँ पे a1 a2 दिखाई देगा। अब की बार हम कॉलम 2 को चेंज कर देंगे, किससे बताओ? कॉलम 2 प्लस x टाइम ऑफ कॉलम फर्स्ट, सही है? तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे भी y रहेगा, yd। तो क्या बन जाएगा बताओ? yd इज इक्वल टू बनेगा a1 a2 और ये बन जाएगा a1x प्लस b1 a2x प्लस b2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसकी जगह पे मैं c1 और c2 लिख सकता हूँ। तो जो एक्सप्रेशन दिखाई देगा यहाँ पे इस केस में ऐसा दिखाई देगा, कैसा बताइए? a1 a2 c1 c2 और इसी को हमने पढ़ा था d2, याद आया? याद आया? तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? yd is equal to d2। तो y is equal to क्या बन गया बताइए? d2 by d। क्या ये बात सबको समझ में आया? पक्का? और ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो इसको बोला जाता है क्रैमर रूल। किस नाम से जानते हैं हम इसको? क्रैमर रूल। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें शुरू में, इसको हम जानते हैं किस नाम से? क्रैमर, CRAMER, क्रैमर्स रूल। ठीक है ना? चलिए।